हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे चैप्टर द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन। हम लोगों ने अभी तक देख लिया कि कांग्रेस कितनी स्ट्रांग पार्टी थी। हम लोगों ने देख लिया कि कांग्रेस का डोमिनेंस था 1967 तक लगभग पहले 3 जनरल इलेक्शन इसने किस तरीके से जीते वो हम लोगों ने देख लिया। हम लोगों ने नेचर देख लिया कांग्रेस का। और अब हम लोग देखने वाला है कि कांग्रेस में किस तरीके के लोग थे, किस तरीके की आइडियोलॉजीज थी, किस तरीके की सोसाइटी कांग्रेस का पार्ट बनती थी। आप सबका स्वागत करता हूं मैं अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोग लेकर आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेज करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस है सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन। सोशल कोलिशन क्या होता है? सोशल कोलिशन मतलब क्या कांग्रेस में सोसाइटी के अलग अलग पार्ट से लोग थे, इसके बारे में देखेंगे। क्या रिच पीपल थे, क्या पुअर पीपल थे, क्या मिडिल क्लास थे, इन चीजों के बारे में देखेंगे। क्या फार्मर्स थे, क्या इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन चीजों के बारे में देखेंगे। और आइडियोलॉजिकल कोलिशन का मतलब क्या कांग्रेस में अलग अलग आइडियोलॉजीज वाले लोग थे, क्या सोशलिस्ट बंदे कांग्रेस में थे, क्या कम्युनिस्ट बंदे कांग्रेस में थे। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। देख क्या बोल रहा है कांग्रेस, इट इवॉल्व फ्रॉम इट्स ओरिजिन्स इन 1885 एज अ प्रेशर ग्रुप। अब ये क्या बोल रहा है, जब कांग्रेस बना है तो कांग्रेस कब बना हम सबको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये 28 दिसंबर 1885 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। और इसको बनाने वाला बंदा था एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये बंदा था। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये तो ब्रिटिशर लग रहा है। हाँ, ये ब्रिटिशर ही था। ही वाज एन आईसीएस ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्वेंट था ये, और इसकी हेल्प से कांग्रेस बना दी गई थी। लेकिन कांग्रेस जब नई नई बनी थी दिसंबर 1885 में, तो कांग्रेस एक प्रेशर ग्रुप की तरह बनी, प्रेशर ग्रुप की तरह। और कांग्रेस का बनना 2 तरीके की आइडियोलॉजीज छोड़ता है लोगों के दिमाग में। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कांग्रेस जो है ब्रिटिशर्स इसलिए बना रहे हैं ताकि इंडियंस की बातें इनको पता लगती रहे, है ना। तो सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी थी कि कांग्रेस ब्रिटिशर्स ने इस वजह से बनाई है ताकि ब्रिटिशर्स को इंडियंस क्या प्लान बना रहे हैं, क्या खिचड़ी पका रहे हैं, सारी की सारी चीजें इनको पता लगती रहे। और दूसरी तरफ एक थ्योरी थी लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया है जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो क्या करेगा, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ेगा और आगे बढ़कर ये आजादी की मांग करेगा। लेकिन जब कांग्रेस नई नई बनी थी तो ये आजादी वगैरह नहीं मांग रही थी। कांग्रेस एज अ प्रेशर ग्रुप था और कांग्रेस का मेन काम तब पार्टिसिपेशन मांगना था। किस चीज में पार्टिसिपेशन? पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेचर, पार्टिसिपेशन इन जुडिशरी, पार्टिसिपेशन इन एग्जीक्यूटिव। तो पार्टिसिपेशन मांगती थी कि भैया हम लोगों को कोर्ट्स में भी इंडियंस भी होने चाहिए एज ए जजेस, है ना। आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर जो है वो इंडियंस भी होने चाहिए। और क्या एमएलएज, एमपीज जो है वो भी क्या होने चाहिए, इंडियंस होने चाहिए। तो पहले एज अ प्रेशर ग्रुप बना था, ये मुद्दे उठाती थी बड़े बड़े, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो एज अ प्रेशर ग्रुप काम करते थे और रिवोल्ट करते थे या प्रोटेस्ट करते थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, लेकिन साइलेंट प्रोटेस्ट, एकदम नीट एंड क्लीन टाइप के। और सारे पढ़े लिखे लोग जो थे वो हाई क्लास वाले पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, वकील, डॉक्टर्स, रिटायर्ड, सारे के सारे 60+ एज ग्रुप के, वो सारे के सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट थे स्टार्टिंग में। तो कांग्रेस बनी कैसे? कांग्रेस बनी एज अ प्रेशर ग्रुप, है ना। कांग्रेस की स्टार्टिंग एक प्रेशर ग्रुप की तरह है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, फॉर द न्यूली एजुकेटेड प्रोफेशनल एंड कमर्शियल क्लासेस। तो स्टार्टिंग में इसमें एजुकेटेड लोग थे, इसमें प्रोफेशनल्स थे, और इसमें क्या थे, कमर्शियल क्लासेस थे, बिजनेस क्लास वगैरह वाले लोग थे। टू अ मास मूवमेंट इन द 20th सेंचुरी। और ये बोल रहा है कि 20th सेंचुरी आते आते, 20th सेंचुरी का मतलब क्या है, 1900 से लेकर 1947 तक की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि इंडिपेंडेंस मिल जाएगा हम लोगों को 1947 में। तो इस टाइम पीरियड में कांग्रेस क्या करेगी, इस टाइम पीरियड में कांग्रेस जो है एक मास मूवमेंट बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर मास मूवमेंट कैसे बनाए? तो हम सबको पता है क्या, अगर हम लोग बात करें 1906 की, तो 1906 में स्वदेशी मूवमेंट होता है। उसके बाद हम लोग बात करें किसकी, 1920 की, तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। उसके बाद 1930 की सॉल्ट सत्याग्रह होता है, 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कांग्रेस जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी जो स्टार्ट तो एक प्रेशर ग्रुप की तरह हुई थी, लेकिन बाद में जाकर इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, बाद में ये एक मास मूवमेंट बना, जिसमें मतलब लोगों का जो था पूरा के पूरा विश्वास था जिसमें, और लोग क्या करते गए, इसका साथ देते चले गए। और एंड इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट, और इट वाज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी वजह से हम लोगों को आजादी मिलती है, ठीक है। तो कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल रहा है इंडिया की आजादी में, और बड़े बड़े लीडर्स इसके पार्ट थे, तो हम लोगों को पता ही है। आगे आते देखो क्या बोल रहा है, द कांग्रेस बिगेन एज अ पार्टी डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश स्पीकिंग अपर कास्ट, अपर मिडिल क्लास एंड अर्बन एलाइट, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, कांग्रेस ने कैसे स्टार्ट किया? तो कांग्रेस जो है उसमें पहले
कौन से लोग थे? ऐसे लोग थे जिनको इंग्लिश में बात करना आती थी। तो हम सबको पता है कि इंडिया जो था उस टाइम पीरियड में पुअर कंट्री था। इंडिया में पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे, मतलब ये लगा लो लगभग 85 to 90% लोग जो है वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे उस टाइम पीरियड में, इलिटरेट थे और खासकर इंग्लिश नहीं जानते थे। और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में अगर तुम्हें काम करना है तो तुम्हें इंग्लिश वगैरह तो आने चाहिए। तो उस टाइम पीरियड में लीडर्स जो बनते थे वो ज्यादातर ऐसे लोग बनते थे जिनको इंग्लिश आती है। ठीक है, तो अगर आज आप लोगों को इंग्लिश आती है तो उस टाइम पीरियड में आप लोगों को लीडर बना दिया जाता। ठीक है, खैर दूसरी चीज क्या बोल रहा है, और किसका डोमिनेशन था कांग्रेस में? तो कांग्रेस में डोमिनेशन था अपर कास्ट के लोगों का, अपर क्लास के लोगों का, आगे ना। अब वो अपर कास्ट अपर क्लास किसी भी कम्युनिटी का और किसी भी रिलीजन का हो सकता है। ठीक है, अर्बन एलाइट का, अर्बन एलाइट का क्या मतलब है? सिटी में रहने वाले पढ़े लिखे लोग या फिर सिटी में रहने वाले रिच लोग, है ना, और अपर मिडिल क्लास वाले लोग भी थे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कांग्रेस जो है एक प्रोफेशनल ग्रुप टाइप है, एक प्रेशर ग्रुप टाइप है, जो स्टार्टिंग में क्या कर रहा है, प्रेशर बना रहा है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर? ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। बट विथ एवरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इट लॉन्च्ड इट्स सोशल बेस वाइडेंट। और ये क्या बोल रहा है, जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट वगैरह करता चला गया तो इसका सोशल बेस बढ़ता चला गया, है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं 1906 की, तो 1906 में जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पीरियड में लोग इससे कैसे जुड़े? स्वदेशी मूवमेंट से जस्ट पहले 1905 में क्या हुआ था? 1905 में बंगाल का डिवीजन हुआ था। बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट किस लिए किया गया था? बंगाल यूनिटी के लिए किया गया था। ठीक है, और किस लिए गया था? टू बॉयकॉट ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के लिए किया गया था। तो बंगाल यूनिटी वाले यानी कि हिंदूज, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी बंगाली है वो सारे के सारे क्या बोले कि भैया हम लोग है बंगाली, हम लोग ईस्ट बंगाल वाले और वेस्ट बंगाल वाले नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलता है? सोशल बेस बढ़ जाता है कांग्रेस का। अब कांग्रेस में सिर्फ पहले क्या थे? इंग्लिश स्पीकिंग लोग थे, लेकिन अब बंगाली के नाम पे क्या हो गए? सारे के सारे लोग इकट्ठा आने स्टार्ट हो गए। इसके बाद क्या बोल रहा है? इट ब्रॉट टुगेदर। अच्छा, उसके बाद और भी मूवमेंट्स है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग 1920 की बात करें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, तो नॉन कोऑपरेशन के टाइम पीरियड में कौन आता है साथ में? तो नॉन कोऑपरेशन के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा साथ कौन देता है? मुस्लिम्स देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि 1919 में खिलाफत मूवमेंट चल रहा होता है और खिलाफत मूवमेंट मर्ज हो जाता है 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। ठीक है, खिलाफत कमेटी के हेड भी कौन थे? गांधी जी थे, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के हेड भी गांधी जी रहेंगे। 1930 की अगर हम लोग बात करें तो 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, या फिर सॉल्ट सत्याग्रह जिसको हम लोग कहते हैं। तो सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम पीरियड में भी, सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम पीरियड में भी क्या था? इस टाइम पीरियड में भी गांधी जी लीडर थे, है ना। और इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा अगर किसी ने हेल्प करी है या फिर जो सबसे ज्यादा लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे कांग्रेस सोशल मूवमेंट्स करता चला गया, जैसे जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करता चला गया, जैसे जैसे प्रोटेस्ट करता गया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वैसे वैसे इसका सोशल बेस बढ़ता जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग एक और चीज देखें तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, QIM, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन जिसको हम लोग कहते हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पीरियड में भी क्या हुआ था? सबसे ज्यादा हेल्प किसने करी थी? विमेन ने हेल्प करी थी। कि सर सबसे ज्यादा हेल्प विमेन ने कैसे करी थी? तो विमेन ने ऐसे करी थी क्योंकि कांग्रेस के सारे लीडर्स जो थे वो जेल में थे। ठीक है, तो कांग्रेस जैसे जैसे प्रोटेस्ट करता चला गया वैसे वैसे उसका बेस बड़ा होता चला गया, उसका सोशल बेस बड़ा होता चला गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इट ब्रॉट टुगेदर डाइवर्स ग्रुप्स हुज इंटरेस्ट वर ऑफन कॉन्ट्राडिक्टरी। और इसने क्या करा? अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज को इकट्ठा लाता गया, और इस वजह से कांग्रेस क्या बन गया? एक डाइवर्स ग्रुप बन गया, एक गुलदस्ता बन गया जिसमें हर तरीके का अलग अलग तरीके का फूल था। ठीक है, तो कांग्रेस को हम लोग गुलदस्ते की तरह मान सकते हैं। तो कौन कौन था कांग्रेस में? तो ये बोल रहा है कि इसमें पीजेंट्स भी थे और इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, आगे ना, प्राइवेट काम करने वाले लोग भी है और धरती पे काम करने वाले लोग भी है, मैन्युफैक्चरर्स भी है और प्रोड्यूसर्स भी है। ठीक है, अर्बन ड्वेलर्स भी है और विलेजर्स भी है, सिटी में रहने वाले लोग भी है और गांव में रहने वाले लोग भी है। इसके साथ साथ वर्कर्स भी है और ओनर्स भी है ना, काम करने वाले लोग भी है और काम करवाने वाला बंदा भी है। ठीक है, मिडिल, लोअर एंड अपर क्लासेस एंड कास्ट। और बोल रहा है कि हर क्लास और हर कास्ट का बंदा था, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास का हो, चाहे लोअर क्लास का हो, चाहे मिडिल क्लास का हो, चाहे अपर क्लास का हो, चाहे लोअर कास्ट का हो, अपर कास्ट का हो, मिडिल कास्ट का हो। अब तो कोई कास्ट वगैरह है नहीं वैसे, क्योंकि इक्वालिटी का कानून है अब तो इंडिया में, लेकिन उस टाइम पीरियड में ये क्या बोल रहा है? हर तरीके का बंदा जो था वो कांग्रेस में शामिल था। इस वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, है ना, एक सोशल कोalition था, एक ऐसी पार्टी थी जिसके अंदर एक अम्ब्रेला की तरह था, जिसमें अलग अलग सोसाइटी के सेक्शंस को ये क्या करता था? रिप्रेजेंट करता था। ऑल फाउंड स्पेस इन द कांग्रेस, और इन सब के लिए कांग्रेस में क्या थी? जगह थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। ग्रेजुअली इट्स लीडरशिप ऑल्सो एक्सपेंडेड बियॉन्ड द अपर कास्ट एंड अपर क्लास प्रोफेशनल्स टू एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स विद अ रूरल ओरिएंटेशन। अब क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? धीरे 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 धीरे
कांग्रेस के लीडरशिप में भी चेंज आता चला गया। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं तो स्टार्टिंग में हमारे पास व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे, हाँ, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है, हमारे पास दादा भाई नौरोजी थे। तो ये सारे के सारे मॉडरेट लीडर्स थे, है ना, सारे के सारे पढ़े लिखे लोग और अपर कास्ट के लोग, इंग्लिश बोलने वाले लोग थे। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे सोशल मूवमेंट्स होते चले गए वैसे वैसे इनकी लीडरशिप में भी चेंज आने लग गए, है ना। फिर इसके बाद क्या होता है, ये लोग तो थे मॉडरेटर्स वगैरह, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, हमारे पास एक्सट्रीमिस्ट आने लग गए। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या, ऐसे लोग जो शांति से प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, बॉयकॉट वगैरह करने की कोशिश करेंगे, ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट वगैरह करेंगे। इसमें हमारे पास लाल बाल पाल आते हैं, है ना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो लाल बाल पाल एक्सट्रीमिस्ट वाला ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें फिर बाद में रिवॉल्यूशनरीज जो है वो हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर रिवॉल्यूशनरीज की बात करें हम लोग तो हम लोग कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, इनको हम लोग रिवॉल्यूशनरी कह सकते हैं, ठीक है। रिवॉल्यूशनरीज में भगत सिंह आते हैं, लेकिन ये कांग्रेस का पार्ट नहीं होते हालांकि। लेकिन मैं एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में कैसे अलग अलग तरीके के लोग थे, ठीक है। तो ये सारे के सारे लोग जो है वो क्या थे, कांग्रेस में इन सबको क्या मिलती थी, जगह मिलती थी। 1939 के आसपास, 1939-40 के आसपास सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस को छोड़ देंगे। उसके बाद कांग्रेस का पार्ट नहीं रहेंगे, लेकिन तब तक कांग्रेस का पार्ट थे। मोहम्मद अली जिन्ना की अगर हम लोग बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना वाज आल्सो पार्ट ऑफ कांग्रेस अर्लियर, ठीक है। फिर बाद में क्या करते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं और फिर मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बनते हैं इंडिया की आज़ादी तक, ठीक है, पार्टीशन तक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब सीन क्या है, इसका मतलब क्या है, कांग्रेस में हर तरीके का बंदा आ रहा है ना, बताने की ये बात है। इनकी लीडरशिप में चेंज आया। एग्रीकल्चर की बात आई कि एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स भी आने स्टार्ट हुए इनमें। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग राजेंद्र प्रसाद को देखते हैं, तो वो भी क्या है, एक एग्रीकल्चर बेस्ड बैकग्राउंड रहा है उनका, ठीक है। अगर हम लोग बात करें किसकी, हम लोग बात करें अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर आप लोगों ने देखा है तो बारदोली मूवमेंट से उनका क्या था, उरूज हुआ था, स्टार्टिंग हुई थी उनकी, ठीक है। तो बारदोली मूवमेंट वाज अ पीजेंट मूवमेंट, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो क्या है, जिनका बैकग्राउंड एग्रीकल्चरल भी है, जिनको इंग्लिश बोलनी आती है नहीं आती है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दे वर रिप्रेजेंटिंग देयर रिस्पेक्टिव सिटीज, देयर रिस्पेक्टिव विलेजेस, देयर रिस्पेक्टिव पीपल, ठीक है। तो कांग्रेस में हर बंदे को क्या मिल जाती थी, जगह मिल जाती थी। बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कांग्रेस वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रेनबो लाइक सोशल कोalition ब्रॉडली रिप्रेजेंटिंग इंडिया सिटी। और ये क्या बोल रहा है कि आजादी आते आते कांग्रेस क्या बन गया, एक अम्ब्रेला टाइप, एक रेनबो ऑर्गेनाइजेशन बन गया, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हर तरीके का कलर दिख रहा है हम लोगों को, 7 अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं हम लोगों को, ठीक है, जैसे रेनबो में होते हैं। या फिर हम लोग क्या दिख रहा है, हर कम्युनिटी को, हर रिलीजन को, हर कास्ट को, हर क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला बंदा हम लोगों को कांग्रेस में देखने को मिलता है आजादी आते आते। और इसकी तुलना किसके साथ करी गई है, इंडिया की सिटी के साथ करी गई है। इंडिया की सिटी के साथ तुलना करने का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है जैसे इंडिया की सिटी में हर कम्युनिटी वाला, हर रीजन वाला, हर रिलीजन वाला, हर कास्ट वाला, अपर क्लास वाला, लोअर क्लास वाला, मिडिल क्लास वाला, हर बंदा दिखता है, वैसे ही हम लोगों को कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा था। चलिए आगे आते। मेनी ऑफ दीज ग्रुप्स मर्ज देयर आइडेंटिटी विद द कांग्रेस। और ये क्या बोल रहा है, बहुत सारे ग्रुप्स ने अपनी आइडियोलॉजी जो है वो कांग्रेस के साथ क्या कर दी, मर्ज कर दी, कि भैया जो कांग्रेस करेगा वो सही है, ठीक है। मैं अपनी आइडियोलॉजी अपने पास रखूंगा, लेकिन मैं पार्ट हूं किसका, कांग्रेस का, ठीक है। और इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आइडियोलॉजिकल कोalition बोलते हैं, ठीक है। तो सोशल कोalition क्यों है, क्योंकि सोसाइटी के हर एक सेक्शन का बंदा उसमें शामिल है। और आइडियोलॉजिकल कोalition क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कम्युनिस्ट बंदा भी है, इसमें सोशलिस्ट बंदा भी है, इसमें रिवॉल्यूशनरी भी है, इसमें मॉडरेटर्स भी है। उन सब के बारे में बात करेंगे, देखिए कैसे, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि ही केम फ्रॉम विलेज बैकग्राउंड और बारदोली मूवमेंट से इनका उरूज होता है। अगर हम लोग इनकी बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप लोगों को पता ही है कि ये बैरिस्टर थे, है ना, लंदन से पढ़ाई करके आए थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ही विल बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन सब की कहानी हमको पता है और इन सब का बैकग्राउंड हम लोगों को अलग अलग देखने को मिल रहा है। लेकिन द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दे वर गेटिंग इन द कांग्रेस वाज नॉट बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव बैकग्राउंड्स, ठीक है। तो ये चीज याद रखना हम लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है ये। आइडियोलॉजिकल कोalition के बारे में बात कर रहा है। इट एकोमोडेटेड द रिवॉल्यूशनरी एंड पैसिफिस्ट। तो ये क्या बोल रहा है कि कांग्रेस में रिवॉल्यूशनरी लोग भी थे और पैसिफिस्ट लोग भी थे। रिवॉल्यूशनरी लोग ये कौन से वाले लोग हैं, ये ऐसे वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि भैया शांति से कुछ नहीं होगा, हम सबको क्या करना चाहिए, वायलेंस करना चाहिए, बंदूकें उठानी चाहिए, ठाई 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 करके खत्म कर देना चाहिए किसको, ब्रिटिशर्स को, और इनको भगा देना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो ब्रिटिशर्स थे कितने, है ना, कितने ब्रिटिशर्स थे जो
इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे, इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे लगभग 40-50 करोड़ पॉपुलेशन के ऊपर क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 25,000 से 30,000 ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, इससे ज्यादा नहीं थे, जो क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे इंडिया के ऊपर। ठीक है, तो इन सब का क्या मानना था कि भैया इनको उड़ा देते, इनको खत्म कर देते। ठीक है, आई क्या बोल रहा है, पैसिफिस्ट लोग भी थे। पैसिफिस्ट मतलब हम लोग महात्मा गांधी को पैसिफिस्ट कह सकते हैं, है ना। हम लोग किसको, राजेंद्र प्रसाद को कह सकते हैं कि ही वॉज अ पैसिफिस्ट बंदा। पैसिफिस्ट का मतलब क्या है, जो गांधी आइडियोलॉजी पे चले, जो पीस की बात करे, शांतता से बात करे, ये बोले कि भैया बात करके हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ रिवॉल्यूशनरीज भी थे, कुछ पैसिफिस्ट भी थे, कुछ कंजर्वेटिव्स भी थे और कुछ रेडिकल भी थे, है ना। कंजर्वेटिव्स का मतलब क्या, पुरानी सोच रखने वाले, है ना, अपने अपने धर्म को रिप्रेजेंट करने वाले लोग भी थे, और लॉजिक के ऊपर काम करने वाले लोग भी थे, रेडिकल लोग भी थे, एक्सट्रीमिस्ट भी थे, मॉडरेट भी थे, है ना। एक्सट्रीमिस्ट जैसे हम लोगों ने देखा था अभी लाल लाजपत राय के बारे में, सॉरी हम लोगों ने देखा था किसके बारे में, लाल बाल पाल के बारे में देखा हम लोगों ने। तो हम लोगों ने लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के बारे में देखा। मॉडरेट लीडर्स के बारे में देखा हम लोगों ने, जैसे दादा भाई नौरोजी थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारे पास क्या मिल रहा है, अलग अलग आइडियोलॉजीज वाले लोग जो कांग्रेस में है शामिल होते हुए दिख रहे हैं हम लोगों को। एंड द राइट, लेफ्ट एंड ऑल शेड्स ऑफ सेंटर। ठीक है, तो राइट आइडियोलॉजी वाले लोग भी दिख रहे हैं। राइट आइडियोलॉजी मतलब मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट दिख रहे हैं हम लोगों को, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट दिख रहे हैं। मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट मतलब हम लोगों को दिख रहा है मोहम्मद अली जिन्ना जैसा बंदा। ठीक है, तो ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ कांग्रेस अर्लियर। हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, हिंदू महासभा के बहुत सारे लोग थे इसमें। ठीक है, कांग्रेस में लेफ्ट आइडियोलॉजीज वाले मतलब क्या, हम लोगों को सोशलिस्ट लोग देखने को मिलते हैं यहाँ पर, है ना। हम लोगों को आचार्य नरेंद्र देव देखने को मिलते हैं, हमें जयप्रकाश नारायण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या, कम्युनिस्ट है। एम.एन. रॉय देखने को मिलते हैं, ये भी क्या, कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट है, जो कि लेफ्ट आइडियोलॉजीज वाले। सेंटर आइडियोलॉजीज वाले मतलब जो ना ज्यादा रिच का साथ देते हैं, ना ज्यादा पुअर का साथ देते हैं, ऐसे वाले लोग भी देखने को मिलते हैं। तो हमें सारी की सारी आइडियोलॉजीज जो है वो कांग्रेस में देखने को मिलती है। आइए देखिए क्या बता रहा है, in pre-independence days, इंडिपेंडेंस से पहले, many organizations and parties with their own constitution and organizational structure were allowed to exist within the Congress. Example, the Congress Socialist Party. अभी क्या बोल रहा है कि एग्जाम्पल दे रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। कांग्रेस क्या था, एक अम्ब्रेला की तरह था, जिसमें क्या थे, अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे, अलग अलग आइडियोलॉजीज वाले लोग थे, अपर कास्ट भी थे, अपर क्लास भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, सोशलिस्ट भी थे। तो कांग्रेस का एक अम्ब्रेला की तरह है। और कांग्रेस ने ये यहां तक बोल दिया था कि भैया देखो ऐसा है, किसी को अगर अलग से पार्टी बनानी है तो कांग्रेस के अंडर में ये अलग से पार्टी बना दो। ठीक है, तुम्हारी आइडियोलॉजी वाली। एग्जाम्पल के तौर पे एक पार्टी बनाई गई थी 1934 में, जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी, है ना, या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, क्योंकि कांग्रेस के अंडर में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना दी गई थी। और ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, इसके फाउंडर्स कौन कौन थे, इसके फाउंडर्स थे जयप्रकाश नारायण। इसके फाउंडर्स में हमारे पास मिलते हैं कौन, राम मनोहर लोहिया। इन सब के बारे में पढ़ने वाले हम लोग, राम मनोहर लोहिया मिलते हैं हम लोगों को। ठीक है, हम लोगों को कौन मिलता है, आचार्य नरेंद्र देव मिलते हैं, आचार्य नरेंद्र देव मिलते हैं हम लोगों को। ठीक है, और हम लोगों को मिलता है, हम लोगों को अच्युत पटवर्धन मिलते हैं, अच्युत पटवर्धन। ठीक है, ये पेपर में आता भी है तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, पटवर्धन। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो क्या थी, वो कांग्रेस का ही पार्ट थी। ठीक है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी हम लोग देखेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो कांग्रेस से टूटेगी। ठीक है, हम लोग देखेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1948 में कांग्रेस से टूट जाएगी और अलग से एक पार्टी बनेगी समाजवादी पार्टी के नाम से। मतलब हर तरीके की आइडियोलॉजी और हर तरीके का सोशल बैकग्राउंड वाला बंदा जो था वो कांग्रेस में था और कांग्रेस का पार्ट था। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूं कि आज वाला लेक्चर जो है आप लोगों को बहुत 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 ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार। और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने रोज बरोज आता रहूंगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।